Start and good morning to everybody. I welcome you all on behalf of Education Express channel in the class of project planning, and in this subject we are going to start today the new and next topic, that is project budgeting, परियोजना बजट, परियोजना का बजट। नो व्हाट इज परियोजना? प्रोजेक्ट किसे कहेंगे? प्रोजेक्ट मीन्स लाभ कमाने के उद्देश्य से स्थापित या प्रारंभ की गई कोई स्वतंत्र इकाई। व्यापार में लाभ कमाने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई स्वतंत्र इन्वेस्टमेंट, विनियोग यदि हम करते हैं तो वो प्रोजेक्ट कहलाता है। और जब प्रोजेक्ट कहलाता है, जैसे मान लीजिएगा कि हमने ये सोचा कि भाई दिल्ली से और जयपुर तक जो है वो रोड का जो कंस्ट्रक्शन है वो 6 लेन में होना चाहिए, 4 लेन इज़ नॉट सफिशेंट। तब ये प्रोजेक्ट हो गया अपना। क्या है कि जयपुर से दिल्ली तक का रोड बनाना, कंस्ट्रक्शन करना। जब कंस्ट्रक्शन करना तो ये हमारा प्रोजेक्ट हो गया। तो इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, पैसा लगाया जाएगा। पैसा लगाया जाएगा, किस लिए लगाया जाएगा? एक उद्देश्य लाभ कमाना, दूसरा उद्देश्य जनसाधारण को सुविधाएं प्रदान करना, ताकि जनसाधारण को आने जाने की, आवागमन की सुविधा मिल सके। ये उद्देश्य हो गया। तो उद्देश्य हो गया प्रोजेक्ट का। तो फिर हमें ये ज्ञात करना होता है कि इसके लिए क्या क्या आवश्यकताएं होंगी। जैसे सबसे पहले ज़मीन चाहिए। ज़मीन कहाँ से मिलेगी? सरकार से मिलेगी, या जो ओनर, प्राइवेट ओनर से उनसे खरीदेंगे तो क्या कीमत देनी पड़ेगी। रोड का कंस्ट्रक्शन होगा तो एक्सपर्ट कौन होंगे? उन एक्सपर्ट को इनवाइट करना पड़ेगा जो बता सके हाँ रोड इस तरह से बनेगा। ये इसके साथ साथ फिर उस पर जो इन्वॉल्व होने वाले मशीन और प्लांट है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। उसमें लगने वाला जो मटेरियल है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। और इन सब के लिए जो पैसे की ज़रूरत होती है वो अरेंज कहाँ से होगा? ये सारा कैलकुलेशन, ये सारी तैयारी पहले करनी पड़ती है, और इसी को हम बजटिंग कहते हैं। तो जब हमें व्यापार करना है तो उसका मूल उद्देश्य तो एक ही होता है, लाभ कमाना। तो हमें ये देखना होगा कि जो प्रोजेक्ट हम हाथ में लेने जा रहे हैं, पूरा करने जा रहे हैं, उसमें कितना इन्वॉल्वमेंट होगा फाइनेंशियल, और कितना पैसा हमें मिल जाएगा, किस रूप में मिलेगा, पूरा लमसम एक साथ मिलेगा, किस्तों में मिलेगा, इत्यादि। और फिर अंत में हमारा लाभ कितना होगा। यदि ये तैयारी की जाती है तो इसी को हम प्रोजेक्ट बजटिंग कहते हैं। क्लियर हो गया? प्रोजेक्ट बजटिंग की अलग अलग विधियां हैं, अलग अलग मेथड्स हैं। आज हम 2 मेथड्स पर चर्चा कर रहे हैं। एक तो एक कैश फ्लो मेथड और दूसरा है पे बैक पीरियड मेथड। रोकड़ प्रवाह विधि, कैश का आना जाना। जैसे हमने प्रोजेक्ट का निर्णय किया है शुरू करने का, और ये क्या है, कहा कि भाई जयपुर से दिल्ली तक के लिए 6 लेन का रोड बनाना है। 6 लेन का रोड बनाना है तो उसके लिए पैसे की कितनी ज़रूरत होगी? पता लगा कि भाई 5 करोड़ रुपए की ज़रूरत होगी। 5 करोड़ की ज़रूरत होगी। मशीन प्लांट की व्यवस्था भी हो जाएगी, पैसे की व्यवस्था भी हो जाएगी, टेक्निकल एक्सपर्ट्स चाहिए उनकी व्यवस्था हो जाएगी, लेबर चाहिए उसकी व्यवस्था हो जाएगी। अच्छा, तो अभी इस पर हमें इनकम कितनी होगी, कितना पैसा लिया जाए प्रोजेक्ट बनाने के लिए, वो पैसा कब कब कैसे कैसे मिलेगा, इत्यादि सारी बातों को की जानकारी इसमें होगी। तो रोकड़ प्रवाह के अंतर्गत हम कैश के आने जाने के ऊपर निगाह रखते हैं। देखिए, इससे संबंधित एग्जाम्पल एक ले लेते हैं तो पिक्चर आपको क्लियर हो जाएगी। आइए
उदाहरण नंबर 1 पर बात करते हैं। पहले मेथड पर पहली इलस्ट्रेशन यही है। करें शुरू। ओके। संचित एंड कंपनी एक नया उत्पाद जारी करने पर विचार कर रही है। फिगर चेक करते चलना, गलत हो तो बता देना। मिल गया? संस्था का अनुमान है कि यह इस उत्पाद की प्रति वर्ष 10,000 इकाइयाँ 20 रुपये प्रति इकाई की दर से बेच सकती है। उत्पाद के निर्माण एवं बिक्री में परिवर्तनशील व्यय प्रति इकाई 12 रुपये अनुमानित किए गए हैं। इसमें से 10,000 रुपये प्रति वर्ष रोकड़ स्थायी व्यय भी लगेंगे। उत्पाद का निर्माण करने के लिए संयंत्र 2 लाख रुपये में उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त 40,000 रुपये के इसे संस्थापित करने हेतु आवश्यकता होगी, इंस्टॉलेशन चार्जेस। संयंत्र के 10 वर्षों के जीवन काल के अंत में संयंत्र का निस्तारण मूल्य, सेल्वेज प्राइस, सेल्वेज वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू जिसको हम कहते हैं, अवशिष्ट मूल्य 10,000 रुपये होगा। संयंत्र की स्थापना वाले वर्षों में 60,000 रुपये की कार्यशील पूंजी विनियोग के लिए आवश्यकता होगी। संस्था संयंत्र पर सीधी रेखा पद्धति से राशि अपलिखित करती है। संस्था की 50% आयकर की दर मानते हुए गणना है, यही ठीक है, 50% मानते हुए गणना कीजिए। प्रारंभिक विनियोग, वार्षिक शुद्ध रोकड़ अंतर्वाह तथा अंतिम रोकड़ अंतर्वाह ये मालूम करना। ठीक है, इस तरह से हमें प्रश्न का स्वरूप बनेगा। ऊपर हेडिंग हो जाएगा कैलकुलेशन ऑफ प्रोजेक्ट बजटिंग पहले तो ये देखना है हमें विनियोग, फर्स्ट पॉइंट कह रहा है विनियोग कितना चाहिए। ए रिक्वायरमेंट ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट, शुरू में हमें कितने पैसे की ज़रूरत होगी ये कह रहा है। और उसने कहा है कि देखिएगा द प्लान टू मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट इज़ अवेलेबल ₹2 लाख, 2 लाख का तो प्लांट मिल लगेगा हमारे। तो आइए सबसे पहले इसी को लेते हैं। कॉस्ट ऑफ प्लांट, इनर कॉलम में ले लें 2 लाख रुपए। एड इंस्टॉलेशन चार्जेस, इसको स्थापित करने पर खर्च होंगे 40,000 रुपये बता रहा है वो, प्लस करें इसमें 40,000 रुपये। वो इसका मतलब है कि प्लांट में कुल मिलाकर 2,40,000 रुपये खर्च होंगे। फिर आगे कहता है ये यदि सेल्वेज वैल्यू ऑफ द प्लांट, ये डेप्रिसिएशन के लिए काम आएगा। ए वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹60,000 वुड बी रिक्वायर्ड इन द ईयर ऑफ इंस्टॉलिंग ऑफ द प्लांट। प्लांट जब स्थापित करेंगे तो 2 लाख का प्लांट आएगा, 40,000 रुपये उसको स्थापित करने में चाहिए। उसको चालू करने में, प्लांट को शुरू करने में शुरू में पैसे की ज़रूरत होगी 60,000 रुपये। इनिशियल
अमाउंट रिक्वायर्ड टू ऑपरेट, चालू करने के लिए पैसे की कितनी ज़रूरत होगी? 60,000 रुपये। ओके, तो कुल मिलाकर के टोटल इनिशियल रिक्वायरमेंट 3 लाख रुपए। हमें चाहिए 3 लाख रुपए की ज़रूरत शुरू में। ये पैसा तो चाहिए ही चाहिए। ये पहला पॉइंट कंप्लीट हुआ। सेकंड पॉइंट क्या कहता, देखिए वो सेकंड पॉइंट में कहता एनुअल नेट कैश इनफ्लो एंड टर्मिनल कैश फ्लो। टर्मिनल बाद में, पहले सेकंड पर बात करते हैं। एनुअल कैश फ्लो सेकंड हेडिंग, वार्षिक कितने पैसे की ज़रूरत होगी इसके अलावा, ठीक है। एक तो हमें चाहिए, आप उसने कहा था दी फर्म एस्टिमेट दैट इट कैन सेल 10,000 इकाइयाँ बेचेगा, प्रोडक्ट एट ए कॉस्ट ₹8 पर यूनिट। ये तो सेल्स वैल्यू आ गई। वेरिएबल एक्सपेंसेस, और वो बता रहे हैं सेल द प्रोडक्ट आर एस्टिमेटेड ₹12 पर यूनिट। ओके, वेरिएबल एक्सपेंसेस ये एनुअल कैश फ्लो लिखा हुआ है, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लें फॉर 10,000 यूनिट्स, 10,000 इकाइयों के लिए है, दे रखा प्रश्न में 10,000 इकाइयाँ। तो वेरिएबल एक्सपेंसेस 10,000 इंटू 12 रुपये की रेट से बोलिए 1,20,000 रुपये, ये चाहिए साल भर में। फिर आगे उसने ये कहा है इट विल ऑल्सो इन्वॉल्व कैश फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ ₹10,000 पर एनम। हर वर्ष हमें 10,000 रुपये की फिक्स कॉस्ट लगेगी। एड फिक्स कॉस्ट, और वो होगी 10,000 रुपये की। टोटल कॉस्ट, टोटल एनुअल कॉस्ट ये हो जाएगी 1,30,000 रुपये की। इसे भी बंद कर दीजिए। अब हमारा सेल्स कितना होगा, उससे पैसा कितना आएगा? सेल्स 10,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 20 रुपये प्रति इकाई की दर से बोल रहा है। 2 लाख रुपए। ये 2 लाख रुपये। ओके, फिर लिखे रेवेन्यू रिसीव्ड, आय कितनी प्राप्त होगी, पैसा कितना आएगा? नेट रेवेन्यू रिसीव्ड 2 लाख माइनस 1,30,000, 2 लाख मिलेंगे, 1,30,000 लग जाएगा, तो कुल मिलाकर 70,000 रुपये हमारे पास प्राप्त होंगे। परंतु कुछ खर्चे और होंगे। देखिए ये इसके नीचे लिखना लेस डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन के लिए उसने कहा है 2 लाख रुपए का, तो ये हो जाएगा इंस्टॉल प्लांट द सेल्वेज वैल्यू ऑफ द प्लांट आफ्टर इट्स 10 ईयर्स डेप्रिसिएट, 10 साल के लगेगी। तो देखिएगा 2 लाख रुपए प्लांट की कॉस्ट प्लस 40,000 रुपये स्थापना खर्चे,
ये हो गया 2,40,000। सेल्वेज वैल्यू अवशिष्ट मूल्य कितना बचेगा उसका देखिएगा, ₹10,000। 10,000 रुपये ये घटा दें, और ये मशीन ये प्लांट चलेगा 10 साल तक, कितना हो गया? 23,000 रुपये। 23,000 रुपये डिप्रिसिएशन के आएंगे, अलग से लिखिएगा, ये डिप्रिसिएशन होगा 23,000। ठीक है। फिर उसने कहा है कि कोई प्रॉफिट की बात, यस, लास्ट पैराग्राफ, द फर्म यूजेज स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन द प्लांट एज्यूमिंग 50% टैक्स रेट फॉर दिस फर्म। ओके, तो अब टैक्स लगेगा 50% प्रॉफिट का। अब देखिएगा, प्रॉफिट 70,000 माइनस 23,000, बोलिए 47,000। ये हो गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स से पहले का प्रॉफिट। उसने कहा 50% टैक्स लगेगा, लेस टैक्स, इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ 50% इंटू 47,000, बोलिएगा 23,500। ये 23,500 रुपये टैक्स के चले जाएंगे, तो 23,500 बचेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ₹30,500, ये आपके अमाउंट होगा। प्रोजेक्ट पर आपको 30,500 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा। वर्ष भर में की स्थिति ये रहेगी, वार्षिक स्थिति होगी। ठीक है। अब लें थर्ड पॉइंट इसका। थर्ड पॉइंट कहता है टर्मिनल कैश फ्लो, अंत में कैश फ्लो क्या रहेगा? टर्मिनल कैश फ्लो दस साल के बाद, इसका मतलब टर्मिनल का मतलब अंत में 10 साल के बाद क्या बचेगा आपके पास? 10 साल के बाद बचेगा आपके पास प्लांट का डेप्रिसिएशन था, जो इसकी सेल्वेज वैल्यू अवशिष्ट मूल्य ये बच जाएगा। ठीक है ना। तो ये सेल्वेज वैल्यू ऑफ प्लांट ब्रैकेट में रखने गिवन ये दे रखी है आपको 10,000 रुपये, तो ये बचेंगे। और जब प्रोजेक्ट समाप्त हो जाएगा तो हर साल जो आपके खर्च आ रहा था वो ये रहा, हर साल प्लांट चलेगा तो उस पर खर्चा आएगा 60,000 रुपये। जब प्लांट ही नहीं रहेगा तो खर्चा नहीं होगा। ओके। सेविंग्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ प्लांट, प्लांट के चलने की बचत। प्लांट नहीं चलेगा तो ये 60,000 रुपये ये बच जाएंगे। टोटल 70,000 रुपये ये। जब आपका प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो 70,000 रुपये की बचत आपके पास रहेगी। फिर 10,000 रुपये का प्लांट बचेगा, उसे बेच देंगे, 10,000 रुपये उससे आ जाएंगे। प्लांट बिक गया तो प्लांट को चलाने संबंधी जो खर्च होगा वो नहीं होगा, 60,000 रुपये वो बच जाएंगे, 70,000 रुपये बचत होगी अंत में।
जब प्रोजेक्ट बंद होगा तब, अर्थात 10वें वर्ष, क्योंकि 10 साल तक चलेगा प्रोजेक्ट, 10वें वर्ष ये बचत रहेगी। और हर साल आपको प्रॉफिट रहेगा टैक्स के बाद 23,500 का, इतना प्रॉफिट हो। इस तरह से पहले प्रोजेक्ट जो भी काम किए जाते हैं बड़े बड़े, तो पहले इस तरह से प्रोजेक्ट बनती है कि हमें कितना पैसा मिलेगा। ठीक है, ये टाइम अभी ले ले। हाँ, थोड़ा पॉज कर लें। आइए अब हम बात करते हैं सेकंड मेथड पर, पे बैक पीरियड मेथड। अर्थात पे बैक पीरियड का मतलब ये होगा कि प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में हमें कितनी अवधि लगेगी, कितना समय लगेगा, उसमें कितना खर्च आएगा, यही पे बैक पीरियड कहलाता है। आइएगा देखिएगा, इसमें हम ये उदाहरण नंबर 3 पर से बात करते हैं। मिला? हाँ सर। मैं पढ़ रहा हूँ इसको। इंडिया स्वीट्स इज कंसिडरिंग द परचेज ऑफ ए मशीन। 2 machines आर अवेलेबल इन द मार्केट A and B, each costing ₹1 lakh। फिगर ठीक है? यस सर। Earnings after tax but before depreciation are expected to be as follows: कैश इनफ्लो मशीन ए का 25,000 फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर 37,500, देन 50,000, देन 25,000 एंड 12,500। मशीन बी 12,500, 37,500, 50,000, 37,500 एंड 25,000। अदायगी अवधि विधि द्वारा दोनों विकल्पों का मूल्यांकन कीजिए। अब अदायगी विधि कहलाता है हिंदी में पे बैक पीरियड को। ठीक है, अब कितने सालों में ये जो पैसा हम लगा रहे हैं पूरा वसूल हो जाएगा, इसी को पे बैक पीरियड कहते हैं। मान लीजिए हमने 10 लाख रुपए लगा करके कोई प्रोजेक्ट शुरू किया, तो ये 10 लाख का जो इन्वेस्टमेंट हमने किया कितने समय में मिल जाएगा? 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, 3 साल लगेगा। उसके बाद का जो पैसा आएगा वो सारा प्रॉफिट ही प्रॉफिट रहेगा। क्लियर होगी बात? इसे कहते हैं पे बैक पीरियड। आइएगा, जो ये टेबल दे रखी है इस तरह से हमें टेबल बनानी है, और 2 कॉलम्स मेन बनेंगे, पहला मशीन ए और मशीन बी के लिए अलग अलग। ये है मशीन ए, और ये मशीन बी। दोनों मशीन की कीमत 1 लाख रुपए। आइएगा, पहला कॉलम ईयर्स, दूसरा कॉलम नेट कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो, फिर है क्यूम्युलेटिव इनफ्लो। क्या होगा बताते हैं अभी, ऐसा इसमें हो जाएगा कैश इनफ्लो, और क्यूम्युलेटिव इनफ्लो।
इनफ्लो। ठीक है, पहले तो वर्ष ले लेते हैं 1 2 3 4 5। कैश इनफ्लो पहली मशीन का लिख रहा हूँ 25,000, 37,500, 50,000, 25,000 और 12,500। दूसरी मशीन का लिख रहे हैं कैश इनफ्लो 12,500, 37,500, 50,000, 37,500 एंड 25,000। इतना इतना कैश आएगा। क्यूमुलेटिव का मतलब इनको जोड़ते जाएं, जैसे क्यूमुलेटिव सीरीज बनाते हैं अपन। पहला तो हो जाएगा 25,000, दूसरे में 37,500 जोड़िए प्लस 37,500, 5 आएगा 2 1 प्लस 37,500। हाँ 62 75,000। 5 और 62,500 आ रहा है। चेक करो भाई, गलत हो रहा है। 37 को जोड़ना है ना सर। 25 में 37,500 जोड़ा, यस सर, 62,500। फिर 50,000 जोड़ा इसी में, 1,12,500। फिर 25,000 जोड़ी है इसमें, 1,37,500। और अंत में 12,500 जोड़िए, 1,50,000। 1,50,000। ये क्यूमुलेटिव हो गया। इसे इसमें लें 12,500 प्लस 37,500 37,500, 50,000। प्लस 50,000 1 लाख, यस सर। फिर प्लस 37,500 37,500, इट्स कॉल्ड 1,37,500। और लास्ट में 25,000। 25,000, 1,62,500। ओके, मतलब हर साल इतना इतना पैसा मिलता चला जाएगा जुड़ करके। अंत में हमें मशीन ए से 1,50,000 रुपये मिलेगा और मशीन बी से मिलेगा 1,62,500। अब इसका फॉर्मूला शुरू होता है, ध्यान रखना फॉर्मूले का। कैलकुलेशन शुरू होता है। पे बैक पीरियड, पहले ले रहे हैं ए मशीन का फॉर्मूला है, क्योंकि पहले साल कोई पैसा प्राप्त इनकम नहीं होती, दूसरे शुरू होती है, तो लिखा जाता फॉर्मूले में 2 प्लस इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस क्यूमुलेटिव इनफ्लो, ब्रैकेट में लिख लें सेकेंड ईयर, दूसरे वर्ष में, शुरू वहाँ से होगा, डिवाइडेड बाय कैश इनफ्लो इन द मिडिल ईयर। ये फॉर्मूला होता है इसका। मशीन ए की बात चल रही है अभी केवल, ठीक है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितने के प्लांट आए थे? इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए। तो फॉर्मूले के अनुसार 2 प्लस 1 लाख माइनस क्यूमुलेटिव इनफ्लो सेकेंड ईयर में, क्यूमुलेटिव इनफ्लो ईयर सेकेंड ईयर 62,500 डिवाइडेड बाय कैश इनफ्लो इन द मिडिल ईयर, बीच में कैश इनफ्लो
तो बीच का वर्ष होगा थर्ड ईयर, इसमें कौन सा है इनफ्लो? डिवाइडेड बाय 50,000 की कैश इनफ्लो 50,000, 2.75। तो ये कितना अंतर कितना है? 5 9 7 37,500, हाँ सर 9 7 9 37,500 डिवाइडेड बाई 50,000, बोलिए 0.75। 0.75, तो ये हो जाएगा 2 + 0.75 ईयर। अब 0.75 ईयर का मतलब क्या होता है देखिएगा, 2 + 0.75 × 12, बोलो into 12 किया तो आया 9 + 2 किया तो 10, 11 ईयर। 11 हाँ और 5 कहाँ आ रहा? 0.75 को 2 से गुणा 12 से गुणा करो 0.75 को Into into किया 12, से, हाँ। तो 12 नहीं सॉरी 9, तो फिर तो मैंने 9 में प्लस किया 2 को तो 11 हुआ ना। 2 years and 9 months, ये मतलब हो गया 2 साल 9 महीने लगेंगे, तब जाके हमारा 1 लाख का जो इन्वेस्टमेंट है वो वापस हमें मिलेगा मशीन ए में। आइए मशीन बी की बात करते हैं। यस सर। हटा दूँ इसको? हाँ सर। ओके। मशीन बी फॉर्मूला तो वही रहेगा, नो चेंज। 2 + इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1 लाख का ही था, माइनस क्यूमुलेटिव इनफ्लो सेकेंड ईयर का 50,000 और थर्ड ईयर का मिडिल का कैश इनफ्लो 50,000, तो 50,000 बटे 50,000 तो 1 वर्ष हो गया, 1 तो 2 + 1 3 years। आप सर एक बात का जवाब दीजिए। क्या? सॉरी आप अगर मैं कुछ गलत कह रही हूँ तो सर, जैसे यहाँ पे 0.75 को इंटू का 12 से तो 9 मंथ आया था। हाँ। तो 9 मंथ को अपन ने ऐड नहीं किया था, और यहाँ पे क्यों नहीं किया? उनको ऐड क्यों किया? अरे कैसे तो आपने कहा था ना 2 years and 9 month, तो ऐड कहाँ हुआ है? ये 2 कहाँ से? आपके कितना आया था पहले सवाल बोलना, फिगर बोलो, 0.75। पूरे फिगर बोलो, ये वाली वैल्यू। इसका है 1 लाख माइनस 62,500 अपॉन 50,000। 50,000 हाँ 37,500 माइनस करने पे आया था। 37,500 डिवाइड बाय 50,000 हाँ कितना आया? 0.75। तो 0.75 हो गया ना, तो ये हो गया 2 + 0.75, तो 2 साल ये 75 को 12 से गुणा किया तो 9 महीने आए थे ना, हाँ सर। तो हो गया ना 2 साल और 9 महीने। ठीक है। अरे भाई ये तो 2 साल, इसमें क्या था 0.7 का 75 का ईयर्स का मतलब क्या होता है? ये फिर इसको सॉल्व करके बताया था 12 से गुणा कर दो महीने आ जाएंगे, तो 2 साल 9 महीने हो गए ना। हाँ वो महीने थे, यहाँ पे 1 साल पूरा दे रहा हाँ। था, इसलिए आपने डायरेक्ट ऐड कर दिया। हाँ ठीक है। ये हो गया 3 years। इसका मतलब ये हुआ कि पहले वाला प्रोजेक्ट था वो 2 साल 9 महीने में पूरा हो रहा है, और दूसरी मशीन में प्रोजेक्ट में 3 साल लग रहे हैं, तो हमें मशीन ए को ख़रीदना ज़्यादा बेहतर होगा, बी को नहीं, क्योंकि 2.5 साल में हमारा पैसा वापस कर देगी, परंतु मशीन बी को पैसा वापस करने में 3 साल लगेंगे, इसका मतलब 3 महीने ज़्यादा लगेंगे। और इसीलिए हमारा निर्णय यह होता है कि मशीन ए के बनिस्बत मशीन बी को परचेज़ करना फ़ायदेमंद होगा, प्रॉफिटेबल होगा।
ठीक है, आज के लिए इतना ही पर्याप्त। कल हम दूसरा एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड को देखेंगे इसी पर, प्रोजेक्ट प्लानिंग पर। थैंक यू एंड विश यू गुड लक।